Hello dear students, today I am going to teach you the main English course book of class 7, that is Honeycomb. I am going to make you write and explain the question answer of lesson 2nd, a gift of chappals. This lesson is divided into two parts. So firstly I am going to make you write the answer of the comprehension check first. First question is, what is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ये जो हमारा लेसन है गिफ्ट ऑफ चप्पल, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है. ये फर्स्ट पार्ट का ये कंप्रीहेंशन चेक का मैं क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूँ. तो क्वेश्चन मैं सिर्फ आंसर लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बुक से आपको पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन आप अपनी बुक से रेफर कर लीजिएगा. तो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड? वह राज क्या है जो मीना पीछे के आंगन में मृदु के साथ बांटती है? तो आंसर है, मीना हैड अ स्मॉल किटन, nobody in the house knows about it. मीना के पास एक छोटा बिल्ली का बच्चा है, मिस बिलौटा है. nobody in the house knows about it, उसके बारे में घर में कोई नहीं जानता है. This is the secret about which she wants to share with मृदु. यही वह सीक्रेट है, यही वह गोपनीय बात है जिसे मीना मृदु के साथ शेयर करना चाहती है. नाउ लिसन द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि बिल्ली के बच्चे के लिए कैसे दूध पाता है? तो आंसर है, रवि टोल्ड पाती दैट ही वॉज हंग्री एंड वांटेड टू ड्रिंक मिल्क. रवि पाती से कहता रवि तापी से कहता है कि वह भूखा है और वो दूध चाहता है. He brought that milk for the kitten, और वह दूध वह बिल्ली को पहुंचा देता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? तो उसके अनुसार बिल्ली के बच्चे के पूर्वज कौन हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हो? तो आंसर है, he says that kitten's ancestors are ancient cats living at the time of Pallava dynasty. The name of the cat was ऋषि cat. कहा है कि वह बताता है, यहाँ रवि के लिए आया है, रवि बताता है कि कीटन के पूर्वज क्या है, पल्लव डायनास्टी के समय रवि बताता है कि कीटन के जो एंसेस्टर्स हैं वो पुराने ज़माने की बिल्ली है जो पल्लव डायनास्टी के समय रहते थे, है ना. उसका नाम था ऋषि कैट. और इसमें इसका पार्ट है, डू यू बिलीव हिम. तो आप इसको आप यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यस वी बिलीव हिम. हाँ, हम उन पर विश्वास करते हैं. हम उस पर विश्वास करते हैं. आइए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं. He says he has come here for रवि. रवि कहता है कि किटन्स एंसेस्टर्स आर एंशिएंट कैट, जो बिलौटे के पूर्वज पुराने बिल्लियां हैं जो पल्लव डायनास्टी पल्लव वंश के समय रहती थी. और उसका नाम था ऋषि कैट. आगे है, यस वी बिलीव हिम. हाँ, हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं.
आइए, क्वेश्चन नंबर 4 इज रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। दिस शोज दैट रवि के पास एमपी पुनाई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, इससे पता लगता है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ही इज मेरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वह केवल मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसका इतिहास का नॉलेज बहुत अच्छा है। ही हैज ए रिच इमेजिनेशन, कि वह बहुत अच्छी कल्पना करता है। और 4th इज ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट देके पूछा गया, इस पे क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री डिसएग्री टू। इन चारों स्टेटमेंट में से आप किस स्टेटमेंट से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। तो आंसर है ही हैज अ रिच इमेजिनेशन, हम इससे एग्री हैं। तो आंसर है ही हैज अ रिच इमेजिनेशन। इसको आप आंसर लिख सकते हैं कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री हैं कि उसके पास कल्पना की बहुत बड़ी, उसके पास अच्छी कल्पना करने की क्षमता है, वो अच्छी कल्पना कर लेता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द आंसर्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट सेकेंड। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सेकेंड इज द म्यूजिक मास्टर इज लव। लेकिन ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। रीड अलाउड द सेंटेंसेज इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। कि जो संगीत मास्टर है वो अच्छा संगीत बजाता है, अच्छा संगीत वो निकाल रहा है। तो उन सेंटेंसेज को जो इस विचार को व्यक्त करते हैं, उन सेंटेंसेज को अपनी बुक से जोर जोर से पढ़िए। तो कहने का मतलब यह है कि म्यूजिक टीचर अच्छी म्यूजिक, अच्छा संगीत बजा रहा है, अच्छा संगीत। तो टेक्स्ट में इस विचार को व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस हैं कि वह अच्छा संगीत बजाता है, जिससे प्रूव होता है कि वह अच्छा संगीत बजाता है, उस सेंटेंस को जोर जोर से पढ़ना है। इसलिए लिखने वाली चीज़ नहीं, इसको आप अपने से बुक में पढ़ना आप कर सकते हैं। एंड द नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हैड द बेगार कम टू रुक्कू मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या भिखारी रुक्कू मनी के घर पहली बार आया था? इस आंसर के लिए आप रीजन दीजिए, तर्क दीजिए कि वो पहली बार आया था कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर है द बेगार ऑफन केम टू रुक्कू मनीज हाउस। बेगार अक्सर रुक्कू मनी के घर आता था। और रीजन है द बेगार हिमसेल्फ टेल्स दैट ही वाज लिविंग ऑन द काइंडनेस ऑफ दैट होम। क्योंकि इसका रीजन यही है कि बेगार स्वयं कहता है कि वह जिंदा है उस घर की दयालुता पे। इस मीन्स उस घर की दयालुता पे जिंदा है, बार बार आता था, उसको वहाँ से भोजन मिलता था, पैसे मिलते थे, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो ये रीजन यही है इसको प्रूव करने का। द बेगार हिमसेल्फ टेल्स, बेगार स्वयं कहता है दैट ही वाज लिविंग, कि वह जी रहा है ऑन द काइंडनेस ऑफ दैट हाउस, उस घर की दयालुता पे। तो इससे सिद्ध होता है कि बेगार ऑफनली आया करता था, वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, इसको करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ comprehension check part 2 is a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्कूमणि's mood? रुक्कूमणि की आईब्रो के बीच या भौहों के बीच वी आकार की एक लाइन खिंच गई थी, तीखी लाइन, रेखा खिंच गई थी। What does it suggest you about रुक्कूमणि's mood? यह रुक्कूमणि के मूड के बारे में आपको क्या सुझाती है, क्या सुझाव देती है? उसका आंसर है दिस सजेस्ट दैट शी वाज एम्ब्रेस्ड
एंड एंग्री ना। तो ये सुझाता है यानी ये दिखाता है कि रुक्मिणी अपमानित और क्रोधित थी। और ये Dear children, I am going to start working with the text. The first question of working with the text is complete the following sentences. तो मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्या भरना है वो लिखवाया हुआ है। What you have to fill up, I have written down only that. क्वेश्चन के लिए आप बुक से अपनी रिफ़र करिए, बुक में देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो पार्ट रोमन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू। रवि लाली के वायलिन बजाने की तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है? तो उसका आंसर है अ डीरेलिंग ट्रेन, यानी पटरी से उतरने वाली ट्रेन से तुलना कर रहा है। मीन्स जो भी वो बजा रही है, लाली वायलिन बजा रही है, वायलिन बेसुरा बजा रही है, इसलिए उसको उसके वायलिन बजाने की तुलना डीरेलिंग ट्रेन से की जा रही है। तो यहाँ भरना है रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू अ डीरेलिंग ट्रेन। एंड द क्वेश्चन एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। तो मिर्च की ट्रे के नीचे छुपने की कोशिश करते हुए महेंद्रन, जो बिलौटे का नाम था, बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम था महेंद्रन। तो महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। महेंद्रन ने उस ट्रे पे अपने पंजों का टिप अगला हिस्सा रख दिया, जिससे उसके ऊपर मिर्च के कुछ मिर्च उसके ऊपर गिर गए। यहाँ भरेंगे टिप द फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने खुद कुछ चिली अपने ऊपर गिरा लिया बिल्ली के बच्चे ने। क्वेश्चन एंड नाउ सी रोमन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली। टीचर ने कुछ नोट बजाए वायलिन पे, कुछ सुर बजाए, और लाली इसके बाद है स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड अनहैप्पी इन हर हैंड। और लाली टीचर के पीछे अपने वायलिन पे लुढ़क गई, और वह वायलिन उसके हाथ में नाराज दिखाई दे रही थी। इट मीन्स उसको बजाए नहीं आ रहा था। जो लाली थी वो बेसुरा बजा रही थी। तो जैसे उस पर एक कल्पना किया है राइटर ने कि वो जैसे लग रहा था कि वायलिन उसके हाथ में नाराज है, इसलिए ये भरना है स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम। लाली उस टीचर के पीछे लुढ़क गई ऑन हर वायलिन, अपने वायलिन पे, जो कि उसके हाथ में नाराज दिखाई दे रही थी। यहाँ वायलिन के लिए करा है हिच शब्द, वायलिन क्या आया है? वायलिन उसके हाथ में नाराज दिखाई दे रही थी बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू प्ले। और क्वेश्चन नंबर ये 4th है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिल इन द ब्लैंक ये है। द बेगार सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। बेगार ने कहा कि उस घर की दयालु औरतें क्या है? आर वेरी काइंड सोल, बड़े ही दयालु हृदय की हैं। और 5th है आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ। जब म्यूजिक का लेसन खत्म हो गया तो म्यूजिक टीचर ने लाली से पूछा कि शी हैड सीन हिज चप्पल्स, कि क्या उसने उसके चप्पल को देखा है। यानी जब म्यूजिक का क्लास खत्म हो गया, लेसन खत्म हो गया उस दिन का, तो म्यूजिक टीचर ने लाली से पूछा कि क्या उसने उसका चप्पल देखा है। तो ये भरना है हमको।
And now see the question number second. Question number second is describe the music teacher as seen from the window. जैसे खिड़की से म्यूजिक टीचर दिखाई दे रहा था उसका वर्णन करिए। मतलब खिड़की से दिखाई देते संगीत शिक्षक का वर्णन करिए। तो ये है वर्णन। म्यूजिक टीचर वाज बोनी फिगर्ड मैन हैविंग bald head with a fringe of filed black hair falling around his ears and an old fashioned tuft। जो म्यूजिक टीचर था वो काफी दुबला पतला था, बोनी फिगर का था, मतलब हड्डी जैसा सा देखने में लग रहा था। तो म्यूजिक टीचर एक दुबला पतला आदमी था जिसकी खोपड़ी गंजी थी, बॉल्ड हेड, जिसकी खोपड़ी गंजी थी और खोपड़ी पे उसके कुछ खोपड़ी के किनारे पे कुछ तेल लगे काले बाल कानों के ऊपर लटक रहे थे। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसके सर पे एक पुराने फैशन की, पुराने ढंग की चोटी भी थी, मतलब बालों का गुच्छा भी था। और he was also wearing a gold chain and a diamond ring। वह एक सोने की चेन भी पहना था और एक डायमंड की हीरे की अंगूठी भी उसने पहन रखी थी, जो कि चमकती थी जब वह वायलिन के तारों से छेड़छाड़ करता था, वायलिन के तारों से कोई स्टक करता था तो उसकी डायमंड की अंगूठी चमकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि वायलिन टीचर एक दुबला पतला आदमी था, उसका सर गंजा था, केवल किनारे पे कुछ तेल लगे हुए काले बाल थे जो उसके बालों कानों पे लटके हुए थे। और हाँ, उसके सर पे एक पुराने फैशन की चुटिया भी थी और उसने अपने गले में एक सोने की चेन पर रखा था, उसके हाथ में डायमंड की एक रिंग थी। जब वह बजाता था, तारों को स्टक करता था वायलिन के, तो वो ग्लिटर करती थी, चमकती थी अंगूठी। आइए नाउ स्टूडेंट कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is what makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals। मृदु ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। देखिए लिखा है मृदु saw that beggars feet were burnt। मृदु ने देखा कि उस भिखारी के पैर जले हुए हैं। He had pink blisters on the sole of the feet। उसके पैर के तलवे में गुलाबी रंग के, मतलब कह रहे हैं पिंक कलर के फफोले पड़े हुए थे। It made him conclude that he had no money to buy chappals। इसकी वजह से रवि ने निष्कर्ष निकाल लिया उस बेगार के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। So dear children, I have made you write the answer of question number third, part 1. Now I am going to make you write the answer of question number third, Roman number second. Question is, what does she suggest to show her concern? What does she suggest to show her concern? अपनी चिंता दिखाने के लिए वह क्या सुझाव देती है। यहाँ जो सी शब्द आया है वो क्या मृदु के लिए आया है कि मृदु क्या सुझाव देती है बेगार के प्रति अपना चिंता दिखाने के लिए। तो यह आंसर है she suggested that the slippers of the music master should be given to the beggar। तो वह सुझाव देती है, वो सुझाव है, उसने सुझाव दिया
कि म्यूजिक मास्टर यानी म्यूजिक जो टीचर थे, संगीत अध्यापक, उनकी चप्पल को भिखारी को दे दी जानी चाहिए। तो मृदु ने सुझाव दिया कि संगीत टीचर की चप्पलें भिखारी को दे दी जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि मृदु भिखारी को देखकर काफ़ी चिंतित थी और भिखारी के प्रति उसके मन में दयालुता थी। और क्वेश्चन नंबर 4 इज यह स्टेटमेंट है, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, वेंट ऑन मोर स्लोली, सी एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा। तो ये स्टेटमेंट दिया है, इस पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट है, उस पर 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमणि रियली वांटेड टू आस्क। आपके विचार से रुक्कुमणि वास्तव में क्या पूछना चाहती थी? तो ये आंसर है, शी वांटेड टू आस्क अबाउट म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स। रुक्कुमणि म्यूजिक टीचर के चप्पल के बारे में पूछना चाहती थी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। उन्होंने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया, अपना प्रश्न क्यों बदला? तो उसका आंसर है, शी चेंज हर क्वेश्चन एज शी डिड नॉट वांट टू आस्क डायरेक्टली द चिल्ड्रन फॉर द मिस्चीफ। उन्होंने अपना क्वेश्चन बदल दिया क्योंकि वह बच्चों से उनके शरारत के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछना चाहती थी, सीधा नहीं पूछना चाहती थी। और एंड पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ये है, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। उनके विचार से यानी रुक्कुमणि के विचार से क्या हो गया था? तो शी हैड थॉट दैट द चप्पल्स हैड बीन स्टोलन। उन्होंने सोचा था कि चप्पल चुरा लिए गए हैं। नाउ चिल्ड्रन सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। व्हाई? गोपू मामा के चप्पल पाने के बाद संगीत अध्यापक ने बहुत ज़्यादा खुश न दिखाई देने की कोशिश करते हुए, ऐसा क्यों? मतलब ये हुआ इसका कि जब गोपू मामा की चप्पलें म्यूजिक टीचर को दे दी गई तो अंदर से तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन ऊपर से उसने ये ऐसा शो किया कि वह खुश नहीं है। तो ऐसा क्यों किया उसने? तो ये है आंसर, रुक्कुमणि गेव गोपू मामा चप्पल्स टू द म्यूजिक टीचर। रुक्कुमणि ने गोपू मामा के चप्पल्स को क्या म्यूजिक टीचर को दे दिया। गोपू मामा की चप्पलें संगीत के अध्यापक को दे दी। दीज वर न्यू चप्पल्स, ये चप्पल नए थे। वाइल हिज वर वोर्न आउट, जबकि म्यूजिक टीचर की चप्पलें खराब हो गई थी। व्हेन ही गॉट न्यू वन ही ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन जब उसको नई चप्पलें मिली तो उसने कोशिश किया कि वह बहुत ज़्यादा खुश दिखाई न दे। बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट ही वाज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, क्योंकि वह दिखाना चाहता था कि वह आत्म अभिमानी मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति है। और क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 is on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? नई चप्पलों का उपहार पाने के बाद, भेंट पाने के बाद बेगार तुरंत वहां 1 मिनट के अंदर गायब हो गया। उसने आखिर वो स्थान को छोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखी? तो उसका आंसर है
The beggar knew that the children had given him chappals without telling anyone in the house. भिखारी जानता था कि बच्चों ने उसको चप्पलें घर में बिना किसी से पूछे दे दी हैं। So he hurriedly left the house. इसलिए उसने घर को छोड़ने में शीघ्रता दिखाई, बहुत जल्दी वो घर से चला गया। ठीक है ये। And the question number 7 is, walking toward the kitchen with Mridu and Meena, Rukkumani began to laugh. What made her laugh? Walking toward the kitchen with Mridu and Meena, मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जाते हुए रुक्कुमणि ने हंसना शुरू कर दिया। किस बात से उन्हें हंसी आई? तो ये है क्वेश्चन, आंसर है रुक्कुमणि was really happy to see the kindness of children, so she laughed. रुक्कुमणि वास्तव में बच्चों की दयालुता को देखकर बहुत खुश थी, इसलिए उन्होंने हंस दिया। So now children, your class is over now. I will meet you to next day. Till then, thank you. Bye bye. Be happy.